लेट्स स्टार्ट. ओके, ऑडियो वीडियो चेक. एक बार इन बच्चों को भी पूछ लेते हैं. ऑडियो वीडियो एक बार चेक करो ना वर्चुअल किड्स. लेट्स कंटिन्यू देन. 8 सेक्शंस हो गए. अब आगे अगले ब्लॉक की ओर बढ़ते हैं. फटाफट हो जाएगा हमारा. 2:30 तक वी विल बी डन. आई होप यू ऑल हैड समथिंग वर्चुअल किड्स. आप लोग तो खैर लंच करते करते भी सुन सकते हो. हमारा समोसा पार्टी हो गया. थैंक यू पूजा मैम. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू. वॉइस नहीं आ रही क्या? शुरुआत में अच्छा, चालू नहीं किया, अभी तक नहीं आ रही आवाज. तब तक आप इनसे कर दो. इनसे बात कर रही थी क्या? एक मिनट. लेट्स स्टार्ट. छोड़ो बे. एक लट ऐसे आ गए. क्या कर रही हूं मैं? ठीक है क्या? अभी हो जाएगा माइक की वजह से. यस, सेक्शन नंबर 9, कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन. देखो इसके ऊपर भी इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है, एक केस स्टडी बेस्ड सवाल बना सकता है. कोई भी एक्ट में अगर टाइम लिमिट दिया, देखो जैसे डिविडेंड इज टू बी पेड विद इन 30 days फ्रॉम द टाइम इट हैज बीन डिक्लेयर्ड. ये आपने पढ़ा हुआ है. तो अब इसमें टाइम लिमिट है, तो कब से गिनती शुरू होती है और कब खत्म होती है. अब ये चीज कंपनीज एक्ट में एक्सप्लेन नहीं की है, ये चीज एक्सप्लेन की है इन द जनरल क्लॉजेस एक्ट. और जनरल क्लॉजेस एक्ट कहता है कोई भी प्रोविजन में अगर फ्रॉम और टू इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है तो ऐसे केस में यू आर गोइंग टू एक्सक्लूड द फर्स्ट डे इन द सीरीज and you are going to include the last day in the series. तो जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल आज, एग्जाम्पल पर्पज के लिए, आज 31 मार्च को हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया और डिविडेंड आपको पे करना है 30 दिनों के अंदर. तो आज जिस दिन डिक्लेयर किया है ना, वहां से आपकी गिनती चालू नहीं होगी. वो 30 दिन आपके शुरू होएंगे फ्रॉम 1st of April, और 1st of April से 30th of April इंक्लूसिव ऑफ 30th of April. क्या बोल रही हूं मैं? कुछ समझ में आया आपको? तो कोई भी टाइम अगर आपको कैलकुलेट करना है, टाइम कमेंस होता है अगर फ्रॉम और टू इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, तो उस केस में आप वो टाइम लिमिट के चार्ट में आप फर्स्ट डे को एक्सक्लूड करोगे और लास्ट डे को आप इंक्लूड करोगे. ओके, सो दैट इज व्हाट इज रिटन ओवर हियर. कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम. फ्रॉम मतलब हम लोग एक्सक्लूड करेंगे द फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज एंड इंक्लूड करेंगे द लास्ट डे ऑफ द सीरीज. देखो आपके स्क्रीन पे देखो तो ये एग्जाम्पल, जैसे कंपनीज एक्ट कहता है डिविडेंड शैल बी पेड विद इन 30 days ऑफ इट्स डिक्लेरेशन. सपोज 36 को हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो 36 एक्सक्लूड होगा और 17 से ये 30 दिनों की गिनती शुरू होगी जो कंप्लीट होगी 37, और 37 इंक्लूडेड रहेगा इन दैट पर्टिकुलर टाइम लिमिट. ओके, तो ये चीज हमने कंपनीज एक्ट में नहीं देखी है, ये चीज बताई गई है अंडर द जनरल क्लॉजेस एक्ट. इसीलिए तो इस लॉ को कहते हैं एज द लॉ ऑफ ऑल लॉज. हर एक एक्ट में लिटरली दिया है ये 30 days, ये 60 days, ये 90 days, ये 3 months. LLP एक्ट में भी कितने सारे टाइम लिमिट्स है, कंपनीज एक्ट में तो टाइम लिमिट ही टाइम लिमिट है. अरे हाँ है ना,
एग्जैक्टली। सो ये चीज अगर आपको रिफर करनी है, आप कहां से रिफर करोगे? फ्रॉम द जनरल क्लॉजेस एक्ट। नेक्स्ट, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टाइम। देखो, कोई चीज का अगर एप्लीकेशन, अपील या केस फाइल करने के लिए आपको कोर्ट में जाने के लिए समय दिया है, जैसे कि गो टू द ट्रिब्यूनल विद इन अ पीरियड ऑफ मे बी 21 डेज। अब 21 डेज में से जो 21st डे था, हम गए ट्रिब्यूनल के पास, बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन ट्रिब्यूनल बंद था। मे बी उस दिन कोई नेशनल हॉलिडे थी, या कुछ इमरजेंसी की वजह से हॉलिडे डिक्लेयर हो गई, या संडे आ गया। तब ऐसे केस में लॉ मेकर कहते हैं आप उस दिन के बाद का इमीडिएटली जो नेक्स्ट डे रहेगा, जब कोर्ट या ट्रिब्यूनल खुलेगा, उस दिन भी अगर आपने आपका अपील सबमिट किया या फाइल सबमिट की, इट विल बी कंसिडर्ड कि आप समय के अंदर ही अपील लेके गए हो। ओके, तो कोई भी एक्ट में, कोई भी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट है, जीएसटी एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, एलएलपी एक्ट है, उसमें आपको अलाउ किया गया है कि आप कोर्ट में जा सकते हो, या ऑफिस, जैसे कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में, आरडी के ऑफिस में आपको जाना है ऑन अ सर्टेन डे और विद इन अ सर्टेन पीरियड। जैसे ट्रिब्यूनल के पास जाओ 21 दिनों के अंदर, आरओसी के पास जाओ 30 दिनों के अंदर। और क्या हुआ है, वो जो कोर्ट है या ये जो ऑफिस है, वो उस दिन के टाइम लिमिट पे क्लोज्ड था। तो आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट डे, इमीडिएटली दैट नेक्स्ट डे, जब वो कोर्ट या ऑफिस ओपन होता है, तब भी आप वो डॉक्यूमेंट दे सकते हो, और आपका डॉक्यूमेंट, अपील या रिक्वेस्ट कंसिडर किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। ओके, सो दैट्स कॉम्प्यूटेशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है। कोई भी डिस्टेंस अगर आपको मेजर करना है, डिस्टेंस ऑलवेज हैज टू बी मेजर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। जैसे अपने बर्ड्स उड़ते हैं, कौवा उड़ता है, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। हाँ, तो जैसे कि हाँ, रूरल एरियाज का है, जैसे विलेज ए और विलेज बी है, उसके बीच में पहाड़ है, रास्ते से जाएंगे तो ऐसा ऊपर जाएंगे, फिर ऐसा नीचे उतरेंगे और इधर आएंगे, ऐसा डिस्टेंस मेजर नहीं करेंगे, ऐसा स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऐसा डिस्टेंस मेजर होता है। इनकम टैक्स एक्ट में आपने देखा ही होगा। यस, फिर ड्यूटी। ड्यूटी हमेशा दी जाती है ऑन अ प्रो रेटा बेसिस। ऑन अ प्रो रेटा बेसिस मतलब क्या, ये जेंडर नहीं है, ये ग्रेटर है। इधर इधर जेंडर नहीं है, लिखो ग्रेटर और लेसर क्वांटिटी। आप लिख दो, मैं नहीं लिख पा रही हूं। ग्रेटर, ग्रेटर लिखा है ना। तो अगर कोई भी एक्ट में, सुनो ना मेरी बात, कोई भी एक्ट में अगर ऐसा लिखा है कि आप इंपोर्ट अगर गुड्स को करते हो, आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी 10 केजी के लिए, से फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज कस्टम ड्यूटी। आपने 50 केजी इंपोर्ट किया है, 50, 10 केजी के लिए 500, 50 केजी के लिए 2500। अरे हाँ ना, तो हमने क्या ड्यूटी को कैलकुलेट किया है प्रो रेटा बेसिस पे। अरे हाँ है ना, तो अगर आप ग्रेटर या लेसर क्वांटिटी इंपोर्ट कर रहे हो, कस्टम ड्यूटी भी उस हिसाब से आपको ग्रेटर या लेसर लगती है। हम हर केजी का, हर यूनिट का फिगर एक्ट में नहीं देते हैं। तो एक्ट का कितना आसान कर दिया हमने काम। जीसीए के एक सेक्शन ने कह दिया, आपने एक वैल्यू दे दी है 10 केजी के लिए 500 रुपए, अब बाकी का काम जीसीए ने पूरा कर दिया है। आप क्वांटिटी चाहे कम इंपोर्ट करो, आप क्वांटिटी चाहे ज्यादा इंपोर्ट करो, इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन अ प्रो रेटा बेसिस। नेक्स्ट,
सेक्शन 13 भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है. जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, मैस्कुलाइन जेंडर इज गोइंग टू इंक्लूड द फीमेल्स एंड सिंगुलर वर्ड्स शैल इंक्लूड प्लूरल एंड वाइस वर्सा. तो हर सेक्शन में लिखा नहीं होता ही स्लैश शी विल बी पनिशेबल विथ अ फाइन एंड विल बी सेंट टू जेल. ही इंक्लूड्स शी, ही इंक्लूड्स शी. और एक ये सिंगुलर और प्लूरल के लिए एक एग्जाम्पल देखो, अच्छा एग्जाम्पल है, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी इसके ऊपर सवाल था. सेक्शन 203 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट सेज, क्या कहता है 203 सेक्शन नंबर, अ होल टाइम की मैनेजरल पर्सन shall not hold office in more than one company except its subsidiary company at the same time. A whole time key managerial person shall not hold office in more than one company except its subsidiary company. Subsidiary word singular है. अब देखो क्या हुआ है, एक कंपनी है जिसका नाम है स्वप्निल पटनी क्लासेस. एसपीसी की 2 सब्सिडरी कंपनीज है, एपीसी एंड जेपीसी, अंकिता पटनी क्लासेस एंड जियाना पटनी क्लासेस. एसपीसी की 2 सब्सिडरी कंपनीज है, एपीसी एंड जेपीसी. अब सिर्फ पंकज सर इज द होल टाइम की मैनेजरल पर्सन इन एसपीसी. इन पंकज सर इज द होल टाइम की मैनेजरल पर्सन इन एसपीसी. अब ये सेक्शन कहता है होल टाइम की मैनेजरल पर्सन शैल नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी. तो अगर पंकज सर एसपीसी के होल टाइम की मैनेजरल पर्सन है, वो एसपीसी के अलावा कहीं और काम नहीं कर सकते हैं. बट अगर उन्हें काम करना भी है वो कर सकते हैं, बट वो कंपनी क्या होनी चाहिए, इस मेन कंपनी की सब्सिडरी कंपनी. आप सोचो ना, पंकज सर एक तो हमारे की मैनेजरल पर्सन है और प्लस वो हमारे साथ काम करते हैं होल टाइम. क्या हमें चलेगा वो 10 जगह पे काम करेंगे? और सेक्शन भी कहता है अगर आप की मैनेजरल पर्सन हो और अगर आप होल टाइम काम कर रहे हो, आप अगर काम करना चाहते हो आप उसी कंपनी में काम कर सकते हो, कोई दूसरी कंपनी में आप काम नहीं कर सकते हो. करना भी है काम तो आप काम करो उस कंपनी के सब्सिडरी कंपनी में. बट अब एसपीसी की एक सब्सिडरी नहीं है, 2 सब्सिडरी है. क्या पंकज सर एपीसी और जेपीसी दोनों जगह काम कर सकते हैं? कैसे? हाँ, सब्सिडरी तो एक ही है ना. हाँ, बट सेक्शन 13 of the GCA says singular word to include the plural. Singular word to include the plural. तो इसलिए पंकज सर एसपीसी में तो काम कर ही सकते हैं, बट एसपीसी के साथ साथ एपीसी और जेपीसी में भी काम कर सकते हैं. Yes. The singular shall include the plural and masculine gender shall include the females. इसमें एक और एक है, वो बुलक्स वाला एग्जाम्पल, वो मेरे को आपको बताना है. इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने सवाल पूछा था. कभी कभार कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जो एक स्पेसिफिक जेंडर को ही केटर करते हैं, तब फिर हम ये जनरल रूल एप्लीकेबल नहीं करवाएंगे. सुन रहे हो क्या आप लोग? कुछ कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जो एक स्पेसिफिक सेक्शन को ही केटर करते हैं, तब फिर हम ये नहीं कहेंगे मैस्कुलिन विल इंक्लूड द फीमेल्स एंड फीमेल्स विल इंक्लूड द मैस्कुलिन. ये एक केस कहां का है यार, ये देखो, जैसे द वर्ड बुलक्स could not be interpreted to include the word cows. देखो, अगर मैंने वर्ड इस्तेमाल किया होता कैटल, कैटल में अब बुलक्स और काउज दोनों आ जाता. बट अगर मैंने बुलक्स इस वर्ड को इस्तेमाल किया है, आई मेंट ओनली द बुलक्स
एंड नॉट द फीमेल्स, मतलब नॉट द काउस। तो अगर कोई सेक्शन को इस तरह से लिखा गया, जैसे पॉश जो है ना, वहां पे भी हमने कुछ सेक्शंस को बनाया स्पेसिफिकली ओनली फॉर द फीमेल्स, तब हम नहीं कहेंगे फीमेल्स विल इंक्लूड द मेल्स। आई बात समझ में? तो अगर कोई सेक्शन में हमने, जहां पे अगर कोई कॉमन जेंडर का वर्ड अवेलेबल है, बट हम कॉमन जेंडर का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको स्पेसिफिकली ही इंटरप्रेट करना पड़ेगा, फिर आप जनरल इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। तो बुलक वर्ड एक स्पेसिफिक वर्ड है, हमने नॉर्मल वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है कैटल का, इसलिए बुलक विल ओनली इंक्लूड द मेल्स विल नॉट इंक्लूड द फीमेल्स, दैट इज काउज। Okay, virtual kids, come on guys, are you all there? लिख लिया आपने? हाँ, तो ये सेकंड ब्लॉक में एक तो सेक्शन 9, सेक्शन 10 और सेक्शन 13 जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है एज एन एमसीक्यू। सेक्शन नंबर 11, यस, आगे बढ़ते हैं, कम ऑन। ये चार्ट तो बहुत फास्ट हो जाता है, 20 मिनट में ये चार्ट कंप्लीट हो जाता है। पावर्स एंड फंक्शनरीज, बस उसके बाद क्या है, आखिरी चार्ट ही बचा है ना? नहीं, आखिरी 2 चार्ट बचा है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 चार्ट है ना, 2 हुए ना, ये 20 मिनट में हो जाएगा, अगला वाला भी 20 मिनट में हो जाएगा, उसके अगला वाला भी 20 मिनट में हो जाएगा। सबसे ज्यादा टाइम डेफिनेशन में लगता है, डेफिनेशंस बहुत सारी थी और छोटी छोटी बातें थी उसमें। 20 हिसाब कर लो। यस, पावर्स एंड फंक्शनरीज, भूख तो नहीं लगी ना आप लोगों को? हाँ, ठीक है। पावर्स एंड फंक्शनरीज, सबसे पहला पॉइंट कहता है पावर कंफर्म टू बी एक्सरसाइजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। कोई भी एक्ट में अगर कोई चीज करने का पावर आपको दिया है, इट्स अ जनरल पावर, इट्स नॉट अ वन टाइम पावर। यू कैन एक्सरसाइज इट फ्रॉम टाइम टू टाइम, जब तक आपसे पावर लिया नहीं जाता है। जैसे कि सेक्शन 8 कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दिया है आरओसी को। आरओसी से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब ये पावर आरओसी को दिया, ये पावर वन टाइम पावर नहीं है एक कंपनी के लिए, इट्स अ पावर दैट इज गिवन इन जनरल दैट कैन बी एक्सरसाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम एज द ओकेजन रिक्वायर्स। जब तक ये पावर आपसे लिया नहीं जाता, तब तक आप ये पावर को कर सकते हो एक्सरसाइज। इट्स नॉट अ वन टाइम पावर, it's a power that can be exercised in general from time to time as the occasion demands. Next, देखा, हो गया। Section 15, power to appoint also includes the power to appoint in officio. In officio या ex officio है? In officio नहीं है, एक्स ऑफिशियो, ई एक्स लिखो उधर, ई एक्स, एक्स ऑफिशियो। पावर टू अपॉइंट, टू इंक्लूड पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो। इसका क्या मतलब हुआ, सुनो मेरी बात। हम जब किसी को अपॉइंट करते हैं, उस पर्सन के कुछ पावर्स होते हैं, फंक्शंस होती है, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और इन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने का पावर भी होता है। तो जब हम उसको अपॉइंट करते हैं, हम उसको ये पावर्स ग्रांट कर सकते हैं ईदर बाय हिज नेम और ईदर बाय हिज पोजीशन। तो जैसे बाय नेम हम कह सकते हैं नरेंद्र मोदी जी जो है, उनके ये राइट्स और ये ड्यूटीज।
बाय नेम, राइट और ड्यूटीज मतलब ही फंक्शंस, राइट्स एंड ड्यूटीज मतलब क्या, फंक्शंस। तो जब हमने नरेंद्र मोदी जी को अपॉइंट किया, हमने कहा ये स्टैंड है क्या इधर, नहीं है ना, ये नरेंद्र मोदी जी के राइट्स, नहीं ठीक है हो गया, और ये नरेंद्र मोदी जी की ड्यूटीज, ऐसा हम कहते हैं। या तो हम कह सकते हैं एक्स ऑफिशियो, जो भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के ये राइट्स और प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटीज। तो जब आप किसी पर्सन को अपॉइंट करते हो, उसके पावर्स और ड्यूटीज आप डिफाइन कर सकते हो ईदर बाय नेम और बाय एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स बाय वर्च्यू ऑफ वंस पोजिशन। सो आप पावर्स, फंक्शंस, ड्यूटीज डिफाइन कर सकते हो ईदर बाय नेम और बाय ऑफिस, ईदर बाय नेम और बाय ऑफिस। So power to appoint also includes power to appoint by name or power to appoint ex officio by virtue of your name। देखो दो सेक्शन हुए, जब भी आपको पावर मिलता है, ये पावर वन टाइम पावर नहीं है, यू कैन एक्सरसाइज इट फ्रॉम टाइम टू टाइम एज एंड नीड द ओकेजन अराइजेस। सेकेंड, ये पावर्स, ये ड्यूटीज, ये फंक्शंस जब आप किसी के डिफाइन करते हो, आप डिफाइन कर सकते हो ईदर बाय नेम और बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजिशन, दैट इज एक्स ऑफिशियो। तीसरा जो पॉइंट है वो कहता है पावर टू अपॉइंट टू ऑल्सो इंक्लूड पावर टू सस्पेंड। जो पर्सन ने आपको अपॉइंट किया है वही पर्सन के पास पावर है आपको निकालने का। तो निकालने के लिए अलग से हम कोई क्लॉज नहीं डालेंगे। सेक्शन 8 कंपनी का वो लाइसेंस का रिवोकेशन है, मतलब सीजी लाइसेंस देते हैं और रिवोक सीजी करेगा। हाँ वैसा, बट हम क्या कह रहे थे, हाँ ठीक है। तो अगर हमने आपको अपॉइंट किया है तो हम इसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। जैसे कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरओसी को अपॉइंट किया है कि आरओसी तू लाइसेंस देने का काम चालू कर, सेक्शन 8 कंपनीज का सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरओसी को दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट आरओसी से ये पावर ले सकता है। उस कॉन्टेक्स्ट में यहां पे ये बताया गया है। जैसे कि अगर मैंने हेमंत को अपॉइंट किया है, हेमंत को निकालने का भी पावर मेरा ही है। समझ रहे हो आप बात को? अगर किसी ऑथोरिटी ने आपको पावर दिया है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरओसी को पावर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही आरओसी से उसका पावर ले सकती है, निकाल सकती है, सस्पेंड कर सकती है। तो किसी को अगर अपॉइंट करने का पावर आपके पास है, उसी ऑथोरिटी को सस्पेंड करने का, डिसमिस करने का भी पावर आप ही के पास है। नेक्स्ट, सेक्शन 17, सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज। 15 में तो यहां पे ये पूरा, ये सारे 6 सेक्शंस पावर्स और फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पे लिखा है ना, वेयर एनी लेजिस्लेशन और रेगुलेशन हैज द पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन और एग्जीक्यूट एनी फंक्शंस। देखो जो मैंने अंडरलाइन किया है सेक्शन 15 में बेटा, वेयर by any legislation, any legislation means by any law, okay, a power is given to appoint a person to execute, to fulfill his functions। देखो दिया है ना। तो ये जो functions हम एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके अपॉइंटमेंट के वक्त, ये हम एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके फंक्शंस ईदर बाय नेम और बाय द वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस। समझ में आई?
कोई भी एक्ट के द्वारा अगर आपने किसी को अपॉइंट किया है और अपॉइंटमेंट के वक्त आप उसको उसके फंक्शंस बता रहे हो, तो ये फंक्शंस आप बता सकते हो उसको बाय हिज नेम और बाय द वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन. दिस इज व्हाट सेक्शन 15 टॉक्स अबाउट. ये लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी है पूरे एक्ट की. नेक्स्ट सेक्शन 17 आ जाइए. जब आप फंक्शन स्टेट करते हो और फंक्शंस आप स्टेट कर रहे हो कोई टीम की, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स की, जैसे कि हम कह रहे हैं एनसीएलटी के ये रोल्स है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये पावर्स है और ये ड्यूटीज है. जब हमने एनसीएलटी कहा, हमने इस्तेमाल किया है एक ऑफिशियल टाइटल. हमने जब एनसीएलटी इस वर्ड को इस्तेमाल किया है, हमने क्या किया है, एक ऑफिशियल टाइटल का इस्तेमाल किया है. तो इस ऑफिशियल टाइटल में जितने भी लोग हैं, इस ऑफिशियल टाइटल में, तो एनसीएलटी इज अ पैनल ऑफ पीपल. ऐसा नहीं होता है एनसीएलटी एक ही व्यक्ति है. एनसीएलटी इज अ पैनल ऑफ पर्संस, नंबर ऑफ पर्संस. ये जो सारे लोग हैं, उन सभी लोगों की वो ड्यूटीज होगी और वो फंक्शंस होंगे जो सभी को करने होंगे एग्जीक्यूट. एक्ट में लिखते वक्त हम नहीं कहेंगे ये सारे 11 लोग, ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये वो, ऐसा नहीं कहेंगे. हम कहेंगे एनसीएलटी की ये रूल्स है और एनसीएलटी की ये ड्यूटीज है. तो जो भी लोग एनसीएलटी में कवर्ड है, वो सारे लोगों को वो ड्यूटीज फॉलो करनी होगी और वो पावर्स उनको दिए गए हैं हमने. ठीक है, दैट इज सेक्शन नंबर 17. 18 पे आ जाओ. नाम में लिखा है सक्सेसर्स. तो सक्सेसर का क्या मतलब होता है, आपके बाद जो व्यक्ति आता है वो कौन होता है, आपका सक्सेसर. तो जैसे फॉर एग्जांपल पैनल में कोई एक जज की डेथ हो गई, कैजुअल वैकेंसी हो गई पैनल में, हमने किसी और को अपॉइंट किया, वो जो और कोई पर्सन अपॉइंट हुआ है वो कौन है, सक्सेसर है. वो कौन है, तो जो रोल्स, पावर्स और ड्यूटीज वो पर्सन की थी जिसकी डेथ हो गई, वही रोल्स, पावर्स और ड्यूटीज उसके सक्सेसर की भी होगी. ओके. और लास्ट सेक्शन इन दिस पर्टिकुलर बंच इज कोई सुपीरियर है और सुपीरियर ने क्या की, अपनी ड्यूटीज डेलीगेट की है टू अ सब ऑर्डिनेट लॉफुली. कभी कभार होता है ना, हम हमारा कुछ काम किसी जूनियर को डेलीगेट करते हैं, बट ये डेलीगेशन इज डन लीगली. तो सुपीरियर के बदले में क्या जूनियर काम कर रहा है, अरे बोलो ना. तो जो रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर सुपीरियर के थे, वही रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर्स हमारे जूनियर के भी हो जाएंगे. जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहता है. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब कोरोना हुआ था तब उसने लॉकडाउन और वो सब के ऑर्डर्स निकाले थे. इंडिविजुअल अपना अपना जुरिस्डिक्शन के हिसाब से पुणे शहर सैटरडे संडे बंद रहेगा, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ 9 से 6 खुला रहेगा. ये कौन ऑर्डर्स पास करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम. अगर डीएम कुछ समय के लिए इंडिया में नहीं है, से ही इज गॉन टू सम फॉरेन कंट्री, उसने अपने पावर वो कुछ समय के लिए 15 दिनों के लिए डेलीगेट किए टू हिज जूनियर, द एक्टिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको हम कहेंगे, वो उसका जूनियर है, सब ऑर्डिनेट है. तो जितने टाइम के लिए डीएम नहीं है उसकी तो जगह कौन ले लेता है, एक्टिंग डीएम. सुपीरियर की जगह कौन ले रहा है, उसका सब ऑर्डिनेट. बट जितने समय के लिए सब ऑर्डिनेट ने सुपीरियर की जगह ली है, सुपीरियर के रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर्स, ड्यूटीज, ये सब ऑर्डिनेट कर सकता है एक्सरसाइज. आई बात समझ में, पक्का 100%. सेंट्रल गवर्नमेंट आरओसी या आरडी को देती है, वो भी इसमें कवर्ड है? नहीं, इसमें नहीं होगा ना.
वो होगा हमने किसी को पावर दिया है, ये तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट है। जैसे कि प्रिंसिपल की डेथ हो गई, वाइस प्रिंसिपल पहले प्रिंसिपल बनता है, ऐसा। वहां पे डेलीगेशन का बात था, यहाँ पे डेलीगेशन हमने क्या किया है, डेलीगेट नहीं किया है दूसरी अथॉरिटी को, हमने हमारे जूनियर को हमारी पोजीशन पे लाया है टेम्पररी टिल द टाइम वी आर नॉट अवेलेबल। हाँ, तो यहाँ पे तो सीजी ये काम ही नहीं कर रहा है। सीजी मतलब क्या, मोदी जी थोड़ी ना करेंगे, कोई ना कोई उनकी तो पूरी फौज है ना, किसी के द्वारा काम करवाएंगे। तो जहां तक कॉर्पोरेट अफेयर्स की बात है, इट्स यूजुअली आरओसी और आरडी हु डज द वर्क। तो ये पूरा बंच हमारा हो जाता है कंप्लीट। आ जाइए नेक्स्ट, ये भी फटाफट हो जाएगा। बुरा ना, 18 to 20 मिनट्स, ये और जल्दी हो जाएगा। इसमें तो छोटे छोटे सेक्शन है, सिर्फ ये एक बड़ा है 23, उतना ही लगता है 20 मिनट। कैलकुलेट करके आई थी, उस हिसाब से मैंने सोचा था आज शुरू करेंगे तो एक्ट खत्म करके ही जाएंगे। वो मंडे टू सैटरडे में वो आधा एक घंटा खेलते बैठने का, लिंक भी नहीं लगती है, कुछ मतलब नहीं होता, और फिर वो दिमाग में टेंशन रहता है, अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे, ऐसा। सो मेंटली वंस यू रिलीव ना, एक पुश भी मिलता है। हर्षद सर मान गए, वो बहुत अच्छी बात है, उनकी बड़प्पन है उनका। आ जाइए। हाँ, मंडे को पता चलेगा सर। Okay. Section number 20. Come on, guys. Let's check it out. Construction of, अच्छा ये सारे जो आने वाले 5 sections है, all are relating to orders and rules. Okay. सबसे पहला construction of orders issued under any enactment. हर एक्ट के साथ साथ क्या रूल्स होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं। अब देखो वो ऑर्डर्स में, रूल्स में हमने बहुत सारे प्रोविजंस लिखे हुए हैं। जैसे कंपनीज एक्ट के क्या रूल्स है, अरे है या नहीं है। तो अब ये रूल्स को जब आप इंटरप्रेट कर रहे हो, ये रूल्स को जब आप इंटरप्रेट कर रहे हो, इंटरप्रेट करने के लिए एक्ट में जो वर्ड्स डिफाइंड है, उन वर्ड्स का आप रेफरेंस ले सकते हो। सो बेसिकली देखो, ये फाइनली इवेंचुअली इवन ऑर्डर्स एंड रूल्स आर अ पार्ट ऑफ आर लॉ का हिस्सा है। ये सब एक्ट में सब डेफिनेशंस होती है, हम वापस से रूल्स में डेफिनेशंस नहीं लिखते बैठते हैं, ऐसी बात बराबर है ना। तो उस केस में क्या होता है, फिर लॉ मेकर कहते हैं कि क्या कहते हैं लॉ मेकर, कि ये रूल्स में, ऑर्डर्स में अगर कोई वर्ड्स है, एक्सप्रेशंस है जिनका मीनिंग आपको नहीं पता है, आप एक्ट के वर्ड्स का जो डेफिनेशन है वो रिफर कर सकते हो इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट दीज रूल्स एंड दीज ऑर्डर्स। ओके, so expressions used in rules, bylaws, notifications, orders shall have the same respective meaning as in the act. जो मीनिंग एक्ट में दिया है वही मीनिंग इन रूल्स, नोटिफिकेशंस, बायलॉज, ऑर्डर्स में आप इंटरप्रिटेशन करोगे। नेक्स्ट, इनके लिए भी मतलब ऐसी एक्ट फिर रेफरेंस वही रूल चलेगा, जैसे नहीं समझ में आया। नहीं इनके लिए भी वही हायरार्की, जैसे नहीं पहले अपना एक्ट को देखेंगे और उसमें नहीं है तो फिर हाँ, तो एक्ट में ही लिखा रहता है एज में बी प्रिस्क्राइब, तो जहां एज में बी प्रिस्क्राइब लिखा है यू हैव टू रिफर द रूल्स, एंड इफ देयर आर नो रूल्स फिर जो एक्ट में लिखा है वही आप फॉलो करते हो, ऐसा। वही है, ये बात कहां पे लिखी है, जीसीए में, जो आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो, फॉलो कर रहे हो, महसूस कर रहे हो। हाँ, जो ऑथोरिटी ने रूल बनाया है, ऑर्डर लिखा है, वही ऑथोरिटी उस ऑर्डर और रूल में
कुछ एडिशन ला सकती है, कुछ अमेंडमेंट्स ला सकती है, कुछ चेंजेस ला सकती है, या वो रूल को रिसाइन भी कर सकती है। जो ऑथोरिटी के पास पावर था रूल को, बायलॉ को इशू करने का, वही ऑथोरिटी के पास पावर है उस रूल में कुछ एडिशंस लाने का, कुछ वेरिएशंस लाने का, कुछ अमेंडमेंट्स लाने का, या उस रूल को रिसाइंड करने का। नेक्स्ट, मेकिंग ऑफ रूल्स और बायलॉज एंड इशूइंग ऑफ ऑर्डर्स बिटवीन passing of the act and commencement of the act। हमने 2 बार तो ऑलरेडी सेशन में बताया है और अब ये तीसरी बार है कि ऐसा हो सकता है एक्ट बनी है एक दिन और कमेंस हो रही है कोई और दिन। स्क्रीन पे देखो अभी आप ये एग्जाम्पल, एक्ट बनी है इस डे पे, एक्ट बनी है इस डे पे, एक्ट बनी है इस दिन पे, और एक्ट कमेंस हो रही है इस दिन पे। एक्ट फॉलो करना कब से चालू करोगे? डेट ऑफ कमेंसमेंट के बाद। बट ये सेक्शन कहता है एक्ट बनने के बाद अगर आप चाहो आप रूल्स बना सकते हो। एक्ट बनने के बाद, बट एक्ट कमेंस होने के पहले आप रूल्स बना सकते हो, आप रूल्स बना सकते हो। बट ये रूल्स एप्लीकेबल कब से हो गए? हाँ, जब से एक्ट एप्लीकेबल होता है तभी से रूल्स भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। सीए एक्ट 19 में पास हो गया था, वो रूल्स अभी हाँ इम्प्लीमेंट बराबर। तो जिस दिन एक्ट आपने बनाया है आप रूल्स भी साथ में बना लो, बट जब तक एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है उसके रूल्स भी एप्लीकेबल नहीं होते। कमेंस हो गए तो कमेंसमेंट के बाद ही, डेट ऑफ कमेंसमेंट के बाद ही रूल्स बना दिए तो फॉलो कर लोगे, ऐसा नहीं। रूल्स सबऑर्डिनेटेड टू द एक्ट। प्राइमरी क्या है? एक्ट है, और एक्ट है तो ही तो रूल्स है, एक्ट है तो ही तो रूल्स है। कमेंसमेंट के बाद वो हो जाएगा, कमेंसमेंट के बाद रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे, एप्लीकेबल या वो हो जाएगा कैंसिल, एप्लीकेबल हो जाएगा ना बेटा। तो वो एक्ट इनफोर्स हो गया, एक्ट इन्फोर्स हो गया मतलब एक्ट कमेंस हो गया, तो रूल तो रूल भी इन्फोर्स। वो अमेंडमेंट था कि वो तो अमेंडमेंट एक्ट की बात है, ये तो रूल्स की हम बात कर रहे हो। रूल्स जैसे कंपनीज एक्ट ने स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन दी है, बट स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में लिखा 50 लाख सौ सच हायर नंबर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। एज में बी प्रिस्क्राइब मतलब क्या? अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो रूल्स हमने बना दिया, हमको 4 करोड़ और 40 करोड़ चाहिए, पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर। एक्ट क्या बन गई है? हाँ, एक्ट अगर कमेंस हो गई है तो रूल्स भी कमेंस हो सकते हैं। या आप अगर ड्रॉ करना चाहते हो आप कर सकते हो। इज इट ओके इफ आई एम स्टैंडिंग एंड टीचिंग ऑल वर्चुअल किड्स? एक बार चेक करो ना, इधर दिख रहा है हाइट का कुछ प्रॉब्लम है क्या? सिर तो नहीं कट रहा है ना मेरा? क्योंकि इस हाइट में था मेरा पहले चेयर, चलेगा ना? हाँ सुनना, मैं खड़े खड़े पढ़ाना चाहती हूँ, चलेगा ना? चेक कर ले एक बार। ठीक है, ये सेक्शन क्या कहता है सुन लो वापस से। एक्ट बनने के बाद और कमेंसमेंट के पहले जो आपके पास बीच का टाइम है, आप अगर चाहो आप रूल्स बना सकते हो,
बट रूल्स तब तक इफेक्टिव नहीं होंगे जब तक एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता है। एक्ट इंप्लीमेंट होगा और उसके साथ साथ रूल्स भी इंप्लीमेंट होंगे। पहले रूल्स बाद में एक्ट, ऐसा नहीं हो सकता है। बड़ा पहले एक्ट बाद में रूल्स, ऐसा हो सकता है, या तो दोनों साथ में भी आ सकते हैं। बनाना है तो आप रूल्स बना लो, बट जब तक एक्ट कमेंस नहीं हुआ है तब तक रूल्स भी कमेंस नहीं हो सकते। ये एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है 23। रूल्स बनते कैसे हैं? एक्ट कैसे बनता है आप तो जानते हो, ड्राफ्ट, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट और ऑफिशियल गैजेट में पब्लिकेशन। बट रूल्स कैसे बनते हैं? पहली बात तो रूल्स बनने की शुरुआत हो सकती है उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से सी मोटो, या तो बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की हेड है निर्मला सीतारमन। अगर वो चाहे और उसको लग रहा है दैट इट इज द नेसेसिटी ऑफ द आवर, हमें रूल्स बनाने चाहिए, तो ऐसे केस में वो खुद होके इनिशिएटिव ले सकती है और रूल्स बना सकती है। शी इज डीलिंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अगर नहीं तो हो सकता है मोदी जी ने निर्मला सीतारमन को बताया, क्योंकि देखो मोदी जी अकेले देश नहीं चला रहे, उनकी ये पूरी फौज है जिनसे वो ये देश चला रहे हैं। तो अगर उनको लग रहा है नहीं ये वो सेक्टर है जहां पे नए रूल्स बनाना जरूरी है, तो वो निर्मला सीतारमन को बोलेंगे कि आप कंपनी से रिलेटेड नए रूल्स बनाओ। तो रूल्स बनाने का एक तो आइडिया जो है खुद मिनिस्ट्री सोच सकता है, या तो उसको रूल्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि उनको मिला है गवर्नमेंट से ऑर्डर, इसलिए अब वो क्या करेंगे, नए रूल्स बनाएंगे। इसी नए रूल्स की जो नोटिस है वो पब्लिश करेंगे टू ऑल द अफेक्टेड पार्टीज। अगर अफेक्टेड पार्टीज को कुछ ऑब्जेक्शंस है तो वो ऑब्जेक्शंस को रिकंसिडर करेंगे और उस हिसाब से रूल्स को चेंज करेंगे। अगर नहीं तो इवेंचुअली ये जो रूल्स है वो पब्लिश किए जाएंगे इन द ऑफिशियल गैजेट, जिसमें डेट लिखी रहेगी कि कब से ये रूल्स जो है वो ऑपरेशन में आएगी। और ऐसे करके हमारे बनते हैं रूल्स। तो रूल्स रूलिंग पार्टी बनाता है। यहां पे हमने पार्लियामेंट का चक्कर ही नहीं देखा है। मोदी जी को अगर लगे तो या तो निर्मला सीतारमन ऑन हर ओन मोशन। क्या हुआ, क्यों चाय नहीं है? ओके एक बार ना इसकी थियोरी आप देखो, थियोरी, क्योंकि इसके ऊपर अगर इंस्टीट्यूट ने कहीं डायरेक्ट थियोरी क्वेश्चन पूछ लिया ना, हाँ हाँ, इसका और iOS का कैसे लिखोगे यार? मैं भी नहीं याद कर सकती, तुम क्या याद करोगे? आपको ओन वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, कीपिंग इन व्यू द कीवर्ड्स। आई डोंट थिंक से मुश्किल भी नहीं, नामुमकिन है ऐसी लैंग्वेज में लिखना। मुश्किल इसलिए तो मैं कह रही हूं, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नहीं है ऐसी लैंग्वेज में लिखना। एक्सप्लेनेशन समझने के बाद वो पढ़ रहे तो समझ नहीं आएगा। ऐसे डायरेक्टली पढ़ा तो कुछ नहीं। एटलीस्ट एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद पढ़ा तो कुछ 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 तो झेपेगा। ऐसे पढ़ा तो पता नहीं है, पूरा डिसलेक्सिया, बस शब्द घूम रहे हैं तारे जमीन पर। So, ऐसे है, दोनों एक्ट्स है, iOS भी और GCA भी। तो यू जस्ट फोकस ऑन द कीवर्ड्स एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। वो कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए आप आंसर लिखो और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, तो एग्जामिनर खुश रहेगा। ठीक है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप ग्रामेटिकली करेक्ट रहो, सेंटेंस फ्रेमिंग करेक्ट होना चाहिए। इतना नहीं हो सकता है किसी का भी यार, पॉसिबल ही नहीं है। बट यूजुअली
ज्यादा करके 90% केसेस में इंस्टीट्यूट इसलिए वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बनाता है जीसीए के ऊपर, जीसी आईओएस के ऊपर तो डायरेक्ट थ्योरी भी पूछ लेता है। हाँ सच में, बट जीसी के लिए तो कभी कभी एटलीस्ट इंस्टीट्यूट इसलिए 90% केसेस में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे, जैसे वो सब्सिडरी, सिंगुलर, प्लूरल, तो आप लिख पाते हो जवाब। बट हाँ कभी कभी इंस्टीट्यूट ने डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि इस सेक्शन के ऊपर जो अभी मैं रूल्स वाला, तो भी ऐसा अगर सवाल पूछा है ना तो भाई साहब अब आपको कीवर्ड ध्यान में रखते हुए सेंटेंस बनाना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हो आप। एग्जाम्पल दो, बट दैट विल नॉट गिव यू एडिशनल मार्क्स, दैट विल जस्ट इंप्रेस द एग्जामिनर। आपको उसके एडिशनल मार्क्स नहीं मिलेगा। ये डायग्राम भी आप बना सकते हो जो मैंने बनाया है, बट आप अगर ये उम्मीद करोगे डायग्राम बना दिया थ्योरी नहीं लिखा तो मार्क्स मिल जाएंगे, तो फिर ऐसा नहीं होने वाला है। फिर आपको ये तो करना ही पड़ेगा। इसी का रिमोट कहाँ है, कुछ आइडिया है आपको? ठीक है मैं उसको बोलती हूँ, आएगा तो। नहीं रहने दो तुम, वो आएगा ना अभी कॉफी लेके, उसको बोलती हूँ। ठंडी नहीं लग रही तुम लोगों को? है ना, कुड़कुड़ हो रहा है मुझे। ये वो नीचे बैठी थी तो मेरे को बहुत गर्म ठंडी लग रही थी, मैंने बोला खड़ी होके थोड़ा सा और एक्टिव हो जाता है तो गर्मी जाएगी, बट और ठंडी लग रही है, पैरों में और ठंडी लग रही है मुझे। स्वप्निल सर पता नहीं भाई, मेरे को तो बहुत ठंड लग रही है ऐसे। ये पहले मैंने फैन बंद किया, अभी मुझे तो लग रहा है एसी को भी ऐसे कुछ तो स्पीड कम करो भाई। ये आप सिर्फ लैंग्वेज देख लो और आप इसके कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हो, आप लर्न करो। नहीं हो रहा है लर्न, एक तो वो सेक्शन 6 था वो रिपील वाला, वो 5 पॉइंट्स, वो लिटिगेशन और वो सब, ठीक है। और ये भी, ये आपको मगअप करना पड़ेगा भाई साहब। मगअप मतलब लर्न करना पड़ेगा। मगअप तो खैर अपन करते जब समझा नहीं, बट मैंने समझा तो दिया है, उसके भी मैंने 5 के एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। सो देखो, पहली बात तो ऑथोरिटी विच हैज द पावर टू मेक द रूल्स, ओके, बिफोर मेकिंग द फाइनल रूल्स, वो क्या करेगी, एक ड्राफ्ट को पब्लिश करेगी। अब ड्राफ्ट इसलिए हमने रूल्स नहीं लिखा, हमने शब्द इस्तेमाल किए प्रपोज्ड रूल्स। किसको पब्लिश करेगी ये ड्राफ्ट? टू दोज पर्संस हु आर लाइकली टू गेट अफेक्टेड। तो देखो अब ये आपको समझ गया है कि जो अथॉरिटी के पास रूल्स बनाने का पावर है वो ड्राफ्ट बनाएगी, और ये जो प्रपोज रूल्स है उसको वो पब्लिश करेगी उन लोगों के सामने जो अफेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कंपनीज एक्ट में, कौन सी अथॉरिटी के पास रूल्स बनाने का पावर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की हेड है निर्मला सीतारमण, और उनकी पूरी टीम जो है वो पूरे गैंग के पास पावर है कंपनी से रिलेटेड रूल्स बनाने के लिए। तो वो क्या करेगी, वो रूल्स बनाएगी और ये प्रपोज रूल वो देगी टू ऑल द पर्संस हु आर लाइकली टू गेट अफेक्टेड। सेबी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सिकरा है, आरओसी है, आरडी है, उन लोगों को वो रूल्स देगी। तो अब आपने ये समझ लिया, द ऑथोरिटी हु हैज द पावर टू मेक द रूल्स बिफोर मेकिंग द रूल्स। द रूल्स मतलब बिफोर मेकिंग द फाइनल रूल्स। ये जो है ना बिफोर मेकिंग देम मतलब द रूल्स इज द फाइनल रूल्स। सुन, एसी की स्पीड कम कर दे, बहुत ठंडा हो गया, ठीक है, ठीक है। वो क्या करेगी, एक ड्राफ्ट बनाएगी और इसी ड्राफ्ट को प्रपोज करेगी। प्रपोज किसके सामने करेगी? इन फ्रंट ऑफ द पर्संस हु आर लाइकली टू गेट अफेक्टेड। Publication shall be made in a manner which the authority deems fit is sufficient. इस तरह से पब्लिश करो कि सभी को सही तरीके से इंफॉर्मेशन मिल रहा है और उसके लिए आप टाइम दे रहे हो, ठीक है। तो द मैनर शुड बी करेक्ट। और उसी पब्लिकेशन में जो आपने ड्राफ्ट दिया ना ऑफ द प्रपोज रूल, आप एक डेट स्पेसिफाई कीजिए on or after which the draft will be taken into consideration। तो हम आपको ड्राफ्ट देंगे, आपको ड्राफ्ट देंगे। हम ऐसा नहीं कहेंगे एक घंटे बाद मिलते हैं और चर्चा करते हैं। भाई हम आपको टाइम देंगे, 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना। उसी ड्राफ्ट में हम आपको बताएंगे ड्राफ्ट देते वक्त कि हम ना 1 महीने बाद मिलेंगे और 1 महीने बाद हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब आपको कुछ ऑब्लिगेशंस है तो आप हमें बताइए। वो दूसरी पार्टी के पास भी तो टाइम होना चाहिए ना। तो जब हमने ये ड्राफ्ट पब्लिश किया है
उस ड्राफ्ट को पब्लिश करते वक्त जो हम नोटिस दे रहे हैं, उस नोटिस में हम एक डेट स्पेसिफाई करेंगे, जिसके बाद हम वापस से मिलेंगे। सेबी आएगा, सिक्रे के अथॉरिटीज आएगा, आरओसी आएगा, आरडी आएगा, निर्मला सीतारमन आएगी, 1 महीने बाद ये लोग सब मिलेंगे और इस बारे में चर्चा करेंगे। दे विल कंसिडर दीज ड्राफ्ट रूल्स। तो जैसे स्मॉल कंपनी का पहले 2 करोड़ 20 करोड़ था लिमिट, अब हमने ड्राफ्ट में प्रपोज किया 4 और 40, सेबी को दिया, सिक्रा को दिया, आरओसी को दिया, आरडी को दिया। अब निर्मला सीतारमन कहेगी 15 दिन बाद हम मिलते हैं। आप बताइए आपकी क्या टिप्पणी है, क्या आपको कोई ऑब्जेक्शन है 4:40 पे लाने के? अगर हाँ तो क्यों हाँ, और अगर नहीं तो फिर तो अच्छी बात है। क्या बात है, हम आपको टाइम देंगे भाई, ऐसा नहीं कहेंगे कल मिलते हैं, 1 घंटे बाद मिलते हैं। हम आपको दे रहे हैं प्रपोज रूल्स, आप कंसिडर कीजिए, आप अच्छे से पढ़िए। हम मिलते हैं 15 दिनों बाद, 3 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद। एंड देन you will consider, जब भी मिलेगी, you will consider their objections. The authority which has the power to make the rules, okay, and where the rules are made with the sanction or the approval of another authority, the authority shall consider the objections which have been received or suggestions which have been received. तो हम देखेंगे सेबी ने क्या सजेशन दिया है, सिक्रा ने क्या सजेशन दिया है, आरओसी ने क्या सजेशन दिया है, आरडी ने क्या सजेशन दिया है, बिफोर फाइनलाइजिंग द रूल्स। और फिर आप इन रूल्स को पब्लिश करते हो ऑफिशियल गैजेट में, और उसमें आप लिखते हो कब से ये रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे, और ऐसे करके बनते हैं आपके रूल्स। तो फिर अभी आपको ओन वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, ये सारे कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए कि वो अथॉरिटी जिसके पास पावर है रूल्स बनाने का, बिफोर मेकिंग द रूल्स, मतलब द फाइनल रूल्स, इट विल मेक अ प्रपोज्ड रूल का ड्राफ्ट जो वो देगी टू ऑल अफेक्टेड पार्टीज। जिस तरीके से वो अफेक्टेड पार्टीज को वो ये सब दे रही है, वो मैनर सफिशिएंट होना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए, जिसके बाद वो वापस मिलेंगे और उसको कंसिडर करेंगे। कंसिडर करते वक्त आपको जो भी ऑब्जेक्शंस या सजेशंस आए हैं उस हिसाब से आप प्रपोज्ड रूल्स में चेंजेस कीजिए, और फिर फाइनल रूल जो है आप ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कीजिए। ओके, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। जूम आउट करूं क्या, इसको फोटो लेना है आपको? दिख रहा है क्या? चलेगा कैसा? सेक्शन भी दूं क्या बाद में? आपको ध्यान में नहीं रहेगा किस बारे में? फोटो अभी देखो, नेक्स्ट पेज पे जाओ। इसका ले लिया फोटो? थोड़ा स्क्रीन से हटू क्या मैं स्क्रीन से? साइड जा सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। आधा आधा अभी भी? क्यों? आप देख रहे हो, आप नहीं देख रहे, अब ठीक। तुझे कहां से दिख रहा है? पहले वाला भी लिया कि नहीं लिया? फिर तूने ऊपर करो वापस से। कितना नचा रहे हो तुम मुझे? ठंडी लग रही थी। हो गया अभी नॉर्मल, मुझे लग रहा है अभी अच्छा वार्म लग रहा है। नहीं नहीं, उसने कम किया स्पीड। कॉफी कभी पसंद नहीं आई यार, यहाँ की कभी नहीं है। कभी नहीं आई। अब हम चाय कर सकते हैं, इसलिए
शायद कैफीन रेड बुल से लेते हैं ना शायद इसलिए। बहुत लेती थी मैं रेड बुल, पागलों जैसे रेड बुल लेती थी। अच्छा वो हैबिट चली गई यार। कितनी शक्कर रहती है रेड बुल में, शक्कर कैफीन। नींद नहीं आती इसकी। हाँ क्योंकि शुगर की वजह से यू आर हैप्पी है और कैफीन की वजह से आपकी नींद उड़ जाती है। पहले एल्पेनिक नहीं 20-20 एक दिन में खाता था। बाप रे। पूरा शक्कर रहता है, हाँ कैरमल, कॉफी को वो पूरा कैरमल क्या रहता है। एल्पेनिबिन। उसको मतलब इसलिए मैं जियाना को भी रात को कभी कुछ शुगर ही नहीं देती हूँ। एक तो उसकी नींद उड़ जाती है और वो हैप्पी आई हो जाती है, तो फिर मस्ती। और जितने जल्दी वो ऊपर जाता है ना वैसे एनर्जी ड्रॉप होती है, फिर चिड़चिड़ हो जाती है। क्रेजी है। अच्छा वो हैबिट छूट गई मेरी। तुम लोगों को तो ऐसा कुछ एडिक्शन नहीं है ना? था मैंने किसका? रेड बुल के रेडबुल का क्या? जो कॉफी का था छोड़ दिया जैसे। च्युइंगम खा लिया। मैं तो शादी के पहले कभी चाय नहीं पी थी। अभी क्लास, शादी के पहले अभी क्लास में चाय के बगैर होता ही नहीं है मुझे। 10 क्लास रहेगी तो 10 बार चाय लोगी मैं, सच में। देखो ब्रेक के पहले मैंने लिया था और ब्रेक के बाद हो गया मुझे कुछ तो भी, दिमाग बार बार ऐसे दरवाजे के पास दिख रहा था। ओके, कंटिन्यूएशन ऑफ ऑर्डर्स इशूड अंडर एनैक्टमेंट्स रिपील्ड एंड री एनैक्टेड। हमने अभी प्रीवियस सेक्शन 7 देखा था। रिपील्ड एक्ट क्या री एनैक्ट हो सकती है? हो सकती है नहीं? तब आप सिर्फ नोटिस में बताना द रीजंस। रिपील्ड एक्ट अगर इनैक्ट हुई है, एक्ट के साथ साथ उसके रूल्स, ऑर्डर्स, नोटिफिकेशंस भी री इनैक्ट हो जाते हैं। दैट इज व्हाट सेक्शन 24 टॉक्स अबाउट। रिपील्ड एक्ट अगर री इनैक्ट हुई है तो रिपील्ड एक्ट के साथ साथ उसके रूल्स, ऑर्डर्स, नोटिफिकेशंस भी री इनैक्ट हो जाते हैं। ओके, चलो लास्ट चार्ट and then the act comes to an end. Come on guys, you can do it. ये बहुत easy है। रिकवरी ऑफ फाइन्स। क्या रिकवरी ऑफ फाइन्स? आईपीसी में सेक्शन 63 to 70 जो भी प्रोसीजर दिया है और सीआरसीपी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जो दिया है उसी तरीके से आप फाइन्स रिकवर करते हो। छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन 26 और 27 भी। स्टार मार्क्स है 26 और 27। क्या कहता है सेक्शन 26? सुनो ना मेरी बात। अगर कोई पर्सन ने कुछ कांड किया है एंड दिस इज पनिशेबल अंडर मोर देन 1 ऑफेंसेस, सेम ऑफेंस के लिए ही शैल नॉट बी पनिश्ड अंडर 2 और मोर एक्ट्स, ही शैल बी पनिशेबल अंडर एनी 1। कोई लॉयर है, तो उसने एडवोकेट्स एक्ट को तो ब्रीच किया और कुछ इनकम टैक्स एक्ट में भी कांड किया है, सेम ऑफेंस है, सेम, तो उसको दोनों एक्ट में पनिश नहीं किया जाएगा। ही शैल बी पनिशेबल ओनली अंडर 1 एक्ट। किसी ने कुछ मेरी कॉपीराइटेड बुक्स को कॉपी करके पेस्ट करके छपाना चालू कर दिया, कॉपीराइट एक्ट तो इन्फ्रिंज हुई है और प्लस मे बी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट और कॉपीराइट्स एक्ट दोनों भी इन्फ्रिंज हुई है। एक ही कांड है, 2 एक्ट्स में पनिशेबल है। सेम कांड के लिए 2 एक्ट्स में उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ही शैल बी पनिशेबल ओनली अंडर 1 एक्ट। ही शैल नॉट बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस अंडर 2 एक्ट्स। ओके, वेयर एन एक्ट constitutes an offense under 2 or more enactments, then the offender मतलब गुनहगार shall be liable and punished under either मतलब या तो ये या तो वो, but not be punished twice for the same offense. छब्बीस इंपॉर्टेंट है, 27 भी इंपॉर्टेंट है। मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको सर्व करना है बाय पोस्ट तो कैसे उसको सर्व करना चाहिए? 1, प्रॉपरली एड्रेस डाल के।
टू प्री पेइंग दैट एनवेलोप। जैसे वैसे स्टैम्प्स होते थे, आपने कभी चिट्ठियां बचपन में भेजी थी, रेड कलर का ऐसे छोटू स्टैम्प होता था, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, स्टैम्प प्रॉपरली प्री पेइंग इट, उसके बगैर चिट्ठी नहीं जा सकती। एंड पोस्टिंग इट बाय अ रजिस्टर्ड पोस्ट। देखो, एक होता है आपका अनरजिस्टर्ड पोस्ट, एक होता है आपका रजिस्टर्ड पोस्ट, और तीसरा होता है रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। तो अनरजिस्टर्ड पोस्ट में क्या होता है, देयर इज नो प्रूफ ऑफ सेंडिंग, जो आपका लाल डिब्बा है। हम कैसे मानेंगे आपने चिट्ठी लाल डिब्बे में डाली थी? दैट्स अनरजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट में यू हैव द प्रूफ ऑफ सेंडिंग इट, आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है कि आपने ये चिट्ठी भिजवाई है। और रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू में आपको ये तो प्रूफ मिलता ही है कि आपने चिट्ठी भिजवाई है, आपको ये भी प्रूफ मिलता है कि रिसीवर को चिट्ठी मिली है। रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, ये लिखना चाहते हो क्या आप? ये लिखो आप, फिर मैं आप इसको एक्सप्लेन करती हूं। लिखो आप। ओके, ये सेक्शन अब क्या कहता है, सुनो मेरी बात। ये सेक्शन कहता है कोई भी एक्ट में अगर लिखा है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट को सर्व करना है, सर्व, तो सर्व कैसे करोगे? 1, आपको उस चिट्ठी को प्रॉपरली एड्रेस करना है। 2, you're supposed to prepay whatever money you're supposed to give for the
transportation of that letter. And 3, you're supposed to post it by registered post, ताकि आपके पास एटलीस्ट प्रूफ रहे कि आपने चिट्ठी को भेजा है. ये जनरल रूल है. मैं वापस से कह रही हूं, जीसीए तब अट्रैक्ट होगा अगर आपका एक्ट साइलेंट है. बताओ, अगर आपका एक्ट कह रहा है कि हम चाहते हैं इस केस में आप चिट्ठी दो ओनली बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, एक्ट कह रहा है चिट्ठी को भेजो ओनली बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, और आपने चिट्ठी को भेज दिया बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, नोटिस वैलिड और इनवैलिड? वाई इनवैलिड? जीसीए तो कह रहा है रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो, हमने रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा है, क्यों इनवैलिड? क्योंकि एक्ट स्पेसिफिकली कहता है चिट्ठी को आप भेजो थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू. एक्ट अगर साइलेंट है तो ही आप जीसीए फॉलो करते हो, और जीसीए कहता है रजिस्टर्ड पोस्ट. बराबर ना? एक दूसरे केस में एक्ट ने कहा था रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो, हमने रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजा. रेसिपिएंट ने जैसे ही चिट्ठी देखी, मतलब क्या, उसको चिट्ठी रिसीव हो गई है, उसने रिफ्यूज किया टू एक्सेप्ट द नोटिस. एक मिनट, कुछ बच्चों के बार बार कॉल आ रहा है, जस्ट चेक वर्चुअली सब कुछ करेक्ट है क्या. हेलो, छह मिस कॉल आके गए उसी नंबर से. ठीक है, सुनो ना, एक लैंडलॉर्ड था, टेनेंट था. टेनेंट ने रेंट नहीं दिया था, तो लैंडलॉर्ड ने चिट्ठी भेजी कि रेंट दो. ठीक है, अब जैसे ही लैंडलॉर्ड ने चिट्ठी भेजी, उसको जब चिट्ठी मिली, उसने देख लिया लैंडलॉर्ड से आई है, उसने बोला आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द चिट्ठी. और क्योंकि उसने एक्सेप्ट नहीं की चिट्ठी वापस से सेंडर को चली गई. सो द नोटिस वॉज रिटर्न्ड टू द सेंडर. अब क्या हुआ, इस बंदे ने, टेनेंट ने तो रेंट नहीं दिया, तो लैंडलॉर्ड ने टेनेंट के अगेंस्ट केस फाइल कर लिया. अब टेनेंट कहता है मेरे को तो चिट्ठी नहीं मिली, मैं रेंट कैसे दूं? तो क्या सर्विस ऑफ दिस नोटिस वॉज प्रॉपर और नॉट प्रॉपर? तो डिसीजन कोर्ट का आया, ये जो सर्विस थी नोटिस की, ये प्रॉपर थी. आपने चिट्ठी को लेने से रिफ्यूज करना, इसका यह मतलब है चिट्ठी तो प्रॉपरली आप तक सर्व हुई है. तो यहां पे गलती लैंडलॉर्ड की है, और माना गया ये जो सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट है. हाँ, मैंने क्या कहा, सॉरी, माय मिस्टेक, गलती यहां पे टेनेंट की है. यहां पे ये माना गया कि जो नोटिस है वो प्रॉपरली सर्व हुई है. नोटिस जो है वो प्रॉपरली सर्व हुई है. नोटिस जो है वो प्रॉपरली सर्व हुई है. और एक तीसरे केस में सिमिलर ही कुछ हुआ है टू केस 2, कि नोटिस आपने भेजी थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, मतलब प्रॉपरली एड्रेस, प्रीपेड, रजिस्टर्ड पोस्ट, एंड द अदर पर्सन डिड नॉट क्लेम द डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट को क्लेम ना करना अपने आप में प्रूव है कि आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपरली सर्व हो चुका है. इसके ऊपर भी इंस्टीट्यूट डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन पूछ सकती है, या केस स्टडी बेस्ड सवाल भी पूछ सकती है.
हो गया? साइटेशन, कोई भी एक्ट को कैसे बोलते हो? ईदर बाय इट्स फुल टाइटल, जैसे कि द इनकम टैक्स एक्ट 1961, या तो आप उसका शॉर्ट टाइटल आईटी एक्ट। बट अगर आपको लगता है आईटी एक्ट दो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, तो तब आप क्या कर सकते हो, कोई नंबर या ईयर्स का रेफरेंस दे सकते हो। आईटी एक्ट 1961 मतलब इनकम टैक्स एक्ट, आईटी एक्ट 2000 मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। दिस इज द साइटेशन, ठीक है। सेविंग फ्रॉम प्रीवियस एनैक्टमेंट रूल्स एंड बायलॉज, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, 29 नहीं करा रही हूं। 30 इज टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनेंस। लॉ इतना बड़ा वर्ड है कि उसमें एक्ट, रूल्स, बायलॉज, रेगुलेशंस, ऑर्डर्स तो आते हैं, बट ऑर्डिनेंस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ब्रॉड वर्ड लॉ। ऑर्डिनेंस में सिर्फ इतना होता है, आप ड्राफ्ट बनाते हो और डायरेक्टली ड्राफ्ट प्रेसिडेंट के पास चले जाता है उनके कंसेंट के लिए। आप बाद में पार्लियामेंट में जाते हो, तो सिर्फ ऑर्डर, ड्राफ्ट पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट नहीं है, ड्राफ्ट प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट है। तो वो जो बीच का समय है जहां पे प्रेसिडेंट ने तो अप्रूव कर दिया है बट पार्लियामेंट में अप्रूव नहीं हुआ है, उसको हम एक्ट नहीं कहते, उसको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। बट ऑर्डिनेंस का इफेक्ट ऐसा ही होता है जैसे कि इट्स एन एक्ट पास्ड। ओके, so if it's considered as an act shall also include ordinance. Usually government ordinances तब पास करता है when there is short of time, और हाँ, या तो फिर हमारा पार्लियामेंट क्लोज्ड है बिकॉज ऑफ द सेशंस नॉट बीइंग कंडक्टेड। ऑफ तो कितने होते हैं ना इन, विंटर ब्रेक, समर ब्रेक, स्प्रिंग ब्रेक, सभी ब्रेक ही ब्रेक। और जब काम भी करते तो आप लोग जानते ही हो क्या क्या होता है। तो फ्लाइंग किस से लेकर हक से लेकर सब कुछ होता है। तो ये सारी बातें होती रहती है। तो अगर जैसे कि कुछ टेररिज्म हुआ इंडिया में, उससे रिलेटेड हमें कुछ एक्ट बनाना जरूरी है, तो फिर तमाशा थोड़ी ना देखते बैठेंगे, डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास जाएंगे और हम लोग इसको ऑर्डिनेंस के थ्रू पास करवा लेंगे। बाद में सेशंस चलते रहेंगे और पास होते रहेगा, तब तक ये ऑर्डिनेंस एक्ट की तरह ही काम करता है। सो दिस इज अबाउट द जनरल क्लॉजेज एक्ट। आ जाइए क्वेश्चन बैंक पे। आपके पास है ना क्वेश्चन बैंक, आप इसके साथ शेयर कर लो और इसके पास भी है। मैंने आधे से ज्यादा क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस ऑलरेडी कर दिए हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। व्यास ओन द लैंड विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, ही सोल्ड हिज लैंड एंड द टिम्बर ऑब्टेन्ड आफ्टर कटिंग द 50 trees to Yash. Now Vyas wants to know whether the sale of timber amounts to sale of immovable property according to the General Clauses Act. बताओ, लैंड क्या है और टिम्बर क्या है? हाँ, बट आप इतना लिख के नहीं आ सकते हो ये इमूवेबल, ये इमूवेबल। आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, स्टार्टिंग विद इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। नाउ यू हैव टू बी वेरी मैच्योर्ड, है ना। आपको सबसे पहले रेफरेंस देना होता है, तो आप रेफरेंस दोगे। देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड लैंड, any benefit arising out of land, things attached to the earth and things permanently fastened to anything attached to the earth. यहां पे दो चीजों का सेल हो रहा है, एक लैंड का और एक टिम्बर का, which was obtained after cutting the trees. So sale of land will amount to sale of immovable property, whereas sale of timber will amount to sale of movable property. It cannot be regarded as immovable property, है ना। तो ये क्वेश्चन का रेफरेंस आप दे सकते हो। देखो कितनी बार इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर सवाल आया है। May 18, October 19, मार्च मतलब May 21 एंड May 2022। और प्लस आईसीआई के मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चन है। मार्क कर रहे हो क्या आप लोग?
लैंड इमूवेबल है, बट टिम्बर क्या है? मूवेबल है। और ये डेफिनेशन तो आपको लिखनी ही पड़ेगी, बरोबर ना? ये देखो, ये सेक्शन 6 के ऊपर डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, बट यहां पे लिखा है कोई भी 4 इफेक्ट्स आप बताओ रिपील के। वैसे तो 5 है, बट कहा है 4। रिपील इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट एनी लिटिगेशन, इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट एनी क्लेम, it's not going to affect any punishment or penalty, it's not going to affect any management, and it's not going to revive anything that was not enforced. सेक्शन 6 है ये, 6। फिर क्वेश्चन 3 देखो, जो अभी हमने किया, एक्सप्लेन कीजिए मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट। 3 पॉइंट्स इसमें कवर करना जरूरी है, 3 पॉइंट्स। एक, इट शुड बी प्रॉपरली एड्रेस्ड, यू शुड प्रीपे इट एंड यू शुड पोस्ट इट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। एक एक 2-2 मार्क के छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। सेक्शन 27 May 18 May 20 में पूछा है, एजीएम हुई थी 27 सितंबर को, और इसी एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। अब आपको बताना है डिविडेंड कितने दिनों में डिक्लेयर होना चाहिए और कितने दिनों में ये अनपेड डिविडेंड आपको ट्रांसफर करना है इनटू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट। तो वो 7 डेज है, बट अभी वो फ्रॉम और टू आ जाता है। एक्सक्लूड फर्स्ट डे इन द सीरीज, इंक्लूड द लास्ट डे इन द सीरीज, क्योंकि ये क्वेश्चन दिया है जीसीए का, इसलिए आपको वो सारा रेफरेंस यहां पर डालना पड़ेगा। यहां पे अच्छा एग्जामिनर है ये तो दोनों को कंबाइन करके सवाल पूछा है, कंपनीज एक्ट भी और जीसीए भी, यही एक्चुअल तरीका है। दैट्स द वे हाउ इट शुड बी। मैंने वो टाइमलाइन बताया ना आपको, वही है। इसमें और एडिशन है, वो 7 डेज वाला भी इंक्लूड आ गया है, अनपेड डिविडेंड वाला, बरोबर ना? डिलीशन और रिपील का क्या फर्क है? डिलीशन प्रोस्पेक्टिव है, रिपील रेट्रोस्पेक्टिव है। डिलीट जड़ से उखाड़ के फेंक देना, मानना जैसे कि ये कभी प्रोविजन एक्ट में था ही नहीं, पूरा वाइप आउट कर दे रहे हो, जैसे कि इट नेवर एग्जिस्टेड इन द वर्ल्ड ऑफ लॉ, दैट इज रिपील। हाँ है ना? डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है, पूछता है इंस्टीट्यूट। हाँ है ना, राम तुझी रामाजी कैसे हो? हाँ, नवरंगपुरा घाम धर्मादा मिलकर ट्रस्ट वर्सेस राम तुझी रामाजी केस, क्योंकि आई थिंक इट्स अ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का ही केस है ना टेक्स्ट बुक आपके पास? आई थिंक हाँ, बट ये उसमें ये डिसाइड हुआ था कि रिपील और डिलीशन दोनों अलग अलग है, क्योंकि सेक्शन 6 तो उतना ही कहता है कि रिपील विल नॉट बी अफेक्टेड इन दीज 5 केसेस, बट रिपील और डिलीशन अलग अलग है। ये सेक्शन में ही कहता है, ये राम तुझी रामोजी केस में हुआ है, आरएम तुझी रमाजी, बस हो गया, सिर्फ केस लो का नाम लिखना है, दैट्स इट। केस लो का नाम ही बहुत काफी है, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं, कौन सी बुक, कौन सा साल और कौन सा केस नंबर। वो बुक का नहीं, बुक रहती, बहुत सारी हैंडआउट्स और बुक्स मिलती है, उसका है वो। ये देखो, ये सेक्शन 23 जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था, रूल्स कैसे बनते हैं भाई। नवंबर 18 में डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, वो जो 5 पॉइंट्स का फोटो लिया ना आपने, वही है ये। कोई भी एक्ट कमेंस कब होता है? सेक्शन नंबर 7, आपने जब नोटिफाई किया है ऑफिशियल गैजेट में, वहां पे आप डेट लिखते हो। डेट नहीं लिखा है तो जिस दिन नोटिफाई किया है वो भी नहीं हुआ है, तो जिस दिन आपको प्रेसिडेंट या गवर्नर जनरल का कंसेंट मिला है। कंसेंट मतलब ये एसेंट सेम है, सिनोनिम्स है। गुड फेथ,
X purchased a watch from Y carelessly without proper inquiry. क्या जनरल क्लॉजेस के हिसाब से बोल सकते हैं गुड फेथ है अगर उसने ऑनेस्टली लिया है तो, नहीं तो फिर नो. तो डज नॉट रियली मैटर ड्यू केयर एक्सरसाइज हुआ है या नहीं हुआ है, जीसीए में वो फर्क नहीं पड़ता. बस आपका फेथ गुड होना चाहिए, ऑनेस्टली किया होना चाहिए. एफिडेविट, दो चीजें मैंने आपको बताई थी एफिडेविट के लिए, अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन. एंड दिस अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन शुड बी डन इन फ्रंट ऑफ पर्संस अलाउड टू अफर्म एंड डिक्लेयर. There are two ways to reach city A from city B. Distance between the two cities by roadways is 100 kilometers and by waterways is 80 kilometers. How is the distance measured? दोनों भी नहीं, दोनों भी नहीं. हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल प्लेन. देखा कैसे सवाल बना दिया. एमसीक्यू नहीं, वन लाइनर क्वेश्चन पूछा है. नहीं नहीं, बट ऐसा नहीं होता है. सेक्शन ही उतना है, आप क्या करोगे अभी, सेक्शन थोड़ी ना बनाओगे. PK and VK have a long dispute relating to the ownership of the land. The court fixed the date of hearing on 29/4/2018, which was announced to be a holiday subsequently by the government. अब आप बताओ, जो दिन हमारी हियरिंग थी वो दिन पे तो कोर्ट क्लोज हो गया, तो हम क्या करेंगे. एग्जैक्टली जिस दिन नेक्स्ट गवर्नमेंट का ये कोर्ट ओपन होगा उस दिन भी अगर हम जाएंगे तो भी क्या ये एक्सेप्टेबल है. ये कहां लिखा है, जीसीए में, बराबर ना. और गवर्नमेंट की भी एक डेफिनेशन पूछी है, तो गवर्नमेंट की डेफिनेशन में बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी कवर्ड. वैलिड और इनवैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी. इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस समझते हैं आपको, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कोई चीज का इंश्योरेंस लेना, अगर नुकसान हो हम नुकसान की भरपाई करेंगे, विच इज कवरिंग एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो ये इंश्योरेंस प्रॉपर्टी भी माना गया टू बी इमूवेबल प्रॉपर्टी. एक मिनट, आंसर मत देखो. मैंने मेरी ऑफिस का इंश्योरेंस लिया है फायर के लिए, ऑफिस इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बट जो इंश्योरेंस में लेती हो वो मूवेबल प्रॉपर्टी है एंड ट्रांसफरेबल भी है. हम लोग कौन से एसेट की बात कर रहे हैं, ऑफिस की नहीं, हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी की. इंश्योरेंस पॉलिसी मूवेबल है एज वेल एज ट्रांसफरेबल है. पॉलिसी, और ये हमने डिस्कस किया था, बुलक्स shall include cows. No 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 no. अगर एक वर्ड है जो दोनों जेंडर को केटर करता है बट हमने एक स्पेसिफिक वर्ड को ही इस्तेमाल किया है तो फिर हमारा मेल विल नॉट इंक्लूड द फीमेल्स. तो ये स्टेटमेंट भी वैलिड नहीं है. बुलक्स कुड नॉट बी इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड द वर्ड काउस. What is the meaning of the word financial year? बस ऐसा सवाल पूछ ले इंस्टीट्यूट. Financial year is the year starting from 1st of April ending on 31st of March. And how is it different from calendar year? बताओ. Calendar year is the year which starts from 1st of January ending on 31st of December. Okay. So इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने जब क्वेश्चंस पूछे हैं, ये जो क्वेश्चन पूछे हैं ये केस स्टडी में बना है, बट आंसर एक्चुअली जो है वो थियोरी ही आंसर रहेगा. ये कुछ डेफिनेशंस है जो आईसीआई ने पूछे हैं. रूल्स, ओथ
और पर्सन, ये आपको रीड करनी पड़ेगी एज होमवर्क। मैंने सारे डेफिनेशंस को कवर नहीं किया है, बट जो सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है हमने ये सेशन में कवर किया है। एक बार आप रीड करो। हाँ, 1 मिनट। ओथ की डेफिनेशन तो हमने करी है, बिकॉज ओथ, एफिडेविट एंड स्वेरिंग इज द सेम। सिर्फ एक बार रूल्स और पर्सन की भी करी है। उसकी नहीं थी बस। हाँ, अ कंपनी, एसोसिएशन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्लूड्स, मतलब नेचुरल पर्सन भी पर्सन है। इफेक्ट ऑफ रिपील देखो वापस से कवर किया मई 2022 में, सेक्शन 6 5 चीजें है, वही है। इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट एनी लिटिगेशन, it's not going to affect any penalty or punishment, it's not going to affect any right or privilege, it's not going to affect any previous management that was into operation, and it is not going to revive anything that was not enforced. पानी भी खत्म हो गया। कंटिन्यूसली बोलते ना, 11:15 से बोल ही रही हो ना, ऐसे सूखा सूखा लगता है थ्रोट। नॉर्मल क्लास में तो क्या कुछ समरी लिखना रहता है, कुछ आंसर्स लिखने रहते हैं, तो थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिलता है ना। यहां पे तो देयर इज नथिंग, ऐसे कंटिन्यूसली बोलो 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 बोलो। ये वापस से वो रूल्स के बारे में है, एक बार आप गो थ्रू कर देना। रूल्स के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा है थ्रू अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। इट्स अ गुड क्वेश्चन। मई 2022 में 4 मार्क के लिए ये सवाल पूछा था। इट्स अ गुड क्वेश्चन, आप गो थ्रू करो। यहां पे पर उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला है रूल्स कैसे बनते हैं, उन्होंने पूरी कहानी बनाई है कि एमसीए को ऑफिशियल गैजेट में रूल्स पब्लिश करने हैं तो कैसे क्या प्रपोज करेंगे, कहां पब्लिश करेंगे, क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। तो आप लोग जानते हो ऑब्जेक्शंस रेज किए जा सकते हैं बाय द अफेक्टेड पार्टीज। तो उन्होंने बेसिकली वो 5 पॉइंट्स को ही जवाब की तरह मांगा है, बट एज केसेस। एक बार ये रीड करके आना, बहुत मस्त क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इट्स अ गुड क्वेश्चन। अब देखो वापस से 27 के ऊपर सवाल पूछा है। ये देखो, अ नोटिस दैट वाज रिक्वायर्ड टू बी सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, केस 1 जो मैंने डिस्कस किया था, इट वाज सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। क्या ये नोटिस जो सर्व की है वैलिड और इनवैलिड? बट जनरल क्लॉजेस एक्ट तो कहता है रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो। हाँ, अगर आपकी एक्ट स्पेसिफिकली डिमांड करती है रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, आपको उसी तरह से भेजना होगा। एक्ट अगर चुप है तो ही हम जीसीए फॉलो करते हैं, और जीसीए कहता है प्रॉपरली एड्रेस, प्रीपेइंग एंड पोस्टिंग इट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। ये जो केस है उसका नाम था यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस भीमसेन मखीजा, जहां पे एक्ट में लिखा था आप भेजो बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, बट आपने भेजा रजिस्टर्ड पोस्ट से। वैलिड नहीं था ये सर्विस, बिकॉज एक्ट अगर स्पेसिफिकली डिमांड कुछ करती, यू नीड टू फॉलो द एक्ट। जीसीए विल ओनली बी रिफर्ड इफ योर एक्ट इज साइलेंट। और वही कंक्लूड हुआ इन यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस भीमसेन मखीजा। अब देखो, राम एक एडवोकेट है, उन्होंने कुछ तो फ्रॉड किया, एंड राम का ये जो फ्रॉड था, इट वॉज अ फ्रॉड अंडर 2 एक्ट्स, एडवोकेट्स एक्ट एंड द इनकम टैक्स एक्ट। विल राम बी पनिशेबल अंडर बोथ द एक्ट्स? तो क्यों नो, जीसीए एक्ट कहता है कोई भी ऑफेंस अगर आपने कमिट किया है अंडर 2 और मोर एक्ट्स, offender shall be liable to be punished under either of the acts, but shall not be punished twice for the same offense.
आपको पता होना चाहिए ना, जो थियोरी हम लोग पिछले 3 घंटे से कर रहे हैं उनके ऊपर सवाल कैसे पूछता है एसीआई। समझ रहे हो आप? मे और शाल, देखो मे का मतलब होता है ऑप्शनल, शाल का मतलब होता है कंपल्सरी। बट अगर एक से कभी कभार ऐसा हो सकता है मे इज इंटरप्रिटेड एज शाल, जैसे सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अ कंपनी मे बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। यहां पे हम मे नहीं कहना चाहते हैं, यहां पे हम कहना चाहते हैं शाल, एक्सेप्शनल रूल, iOS में आपने पढ़ा होगा। बट अगर एक ही सेंटेंस में मे और शाल दोनों वर्ड्स को अगर इंटरप्रेट किया गया, मे शैल बी रेड एज मे एंड शाल शैल बी रेड एज शाल, तो यहां पे उसी के ऊपर सवाल पूछा है, अ कंपनी मे बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस। अब ये मे को मे पढ़ेगे या क्या मे को शाल पढ़ेगे? मे को शाल पढ़ेगे। ये आप iOS से भी रिफर करके जवाब दे सकते थे। और कितने क्वेश्चंस बाकी है? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है चलो करते, 5 के लिए भी क्यों छोड़ो। यहां पे कहा गया है इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन 18 क्लॉज ए में हमने कंपनीज एक्ट 1956 का रेफरेंस दिया है। तो जब हम इंटरप्रेट करते हैं इनकम टैक्स का ये सेक्शन, हम कंपनीज एक्ट 1956 नहीं बट कंपनीज एक्ट 2013 को हम इंटरप्रेट करेंगे, क्योंकि ये एक्ट रिपील हो गया है और उसकी जगह पे नया एक्ट री एनैक्ट हुआ है। तो पढ़ते वक्त 1956 ना पढ़ते हुए हम क्या पढ़ेंगे? 2013। ये केएमपी वाला मैंने ऑलरेडी समझा दिया था। सब्सिडरी को सब्सिडरी नहीं बट सब्सिडरी को सब्सिडरीज इंटरप्रेट किया जाएगा। सेक्शन 13 ऑफ द जीसीए के हिसाब से सिंगुलर शेल इंक्लूड प्लूरल, है ना? पक्का? ये डिविडेंड वाला रिपीट हुआ है क्वेश्चन। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, वहां पे डेट्स वेट सब दिया था, और अनपेड डिविडेंड में 7 डेज में देना है। ये 30 डेज 7 डेज कैसे कैलकुलेट करोगे? फ्रॉम और टू जहां जहां इस्तेमाल होता है, फ्रॉम के केस में यू विल एक्सक्लूड द फर्स्ट डे इन द सीरीज एंड टू के केस में यू विल इंक्लूड द लास्ट डे इन द सीरीज। तो जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है एक्सक्लूड, और वहां से अगले दिन से 30 दिन इंक्लूसिव ऑफ द 30th डे, और वैसे ही 7 डेज के लिए भी हम कैलकुलेट करके जवाब पे आएंगे। ये मैंने जो आपको कहा था लैंडलॉर्ड और टेनेंट वाला केस, आपने नोटिस ही एक्सेप्ट नहीं की। रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजी तो थी बट उसने एक्सेप्ट करने के लिए रिफ्यूज कर दिया। अरे एक्सेप्ट करने के लिए रिफ्यूज कर दिया अपने आप में ये बताता है कि आपने नोटिस जो है प्रॉपरली सर्व करिए। आपके दरवाजे तक आई है ना नोटिस, प्रॉपरली सर्व हो चुकी है। इसमें टेनेंट की गलती है, लैंडलॉर्ड की गलती नहीं है। नवंबर 2022 में 3 मार्क के लिए सवाल पूछा था, डिस्कस किया नहीं? ऑफिशियल गैजेट, इसकी भी डेफिनेशन पूछ ली भाई साहब। ऑफिशियल गैजेट शैल मीन ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया और द ऑफिशियल गैजेट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। ओह ज़ाला, क्या बात है, बेस्ट है। सो ऐसे करके हमारी ये फास्ट ट्रैक बैच जो है वो हो जाती है कंप्लीट। एग्जैक्टली 1 मंथ है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अच्छे से पढ़ो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, और मैंने आपके लिए बहुत कुछ प्लान किया है फॉर द कमिंग 1 मंथ जो हम कल बताएंगे, और उस हिसाब से हम लोग साथ साथ में रिवाइज करेंगे, कुछ सॉल्व करेंगे, कुछ जो भी है हम लोग करने वाले हैं। बट ऑलवेज स्टे इंस्पायर्ड एंड स्टे ब्लेस्ड, and I know you will rock in the examination। और बस पढ़ते जाओ, there is no shortcut to success, this is the only thing that I want to tell you। and अगर आप पास होना चाहते हो
मेहनत करते रहो, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। चलो, माय विशेस आर विथ यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय। मैम आपको कवर करने वाले ने अपने पॉइंट्स लिखे थे। वो बताओ, टाइम हो गया इसलिए मैं सोच रही थी क्या करूं, कि उसके बारे में बाद में बात करूं। ठीक है, हम आपको बताएंगे ये सब चीजें, अभी अब आगे करने वाले हैं ना, हम बताएंगे, डोंट वरी, है ना। चलो, सी यू ऑल, बाय बाय, लवली टीचिंग यू ऑल। स्वीट, शॉर्ट एंड स्वीट बैच थी ये मेरी करियर की। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे लगे तो जरूर बताना दूसरे लोगों को हमारे बारे में। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे पढ़ाई, ये 100% गारंटी है। चलो।